उस बंद नालियों वाले दिल को बंदा कितनी बेहोशी के आलम में है तो डेड और बेहोश में फ़र्क भी तो करना है। रीजनल एनेस्थीसिया जितना एरिया चाहिए उतना ही। डॉक्टर साहब कोई ऐसी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि जो मैं तय कर लेता हूँ फिर मैं करता हूँ। यार हम भी अपने अंदर झांके, ये वैसे मुश्किल काम होता है अपनी खामी पहचानना। ये तो हमारा सर कौमी फ्रीज है ना, दूसरों की लिस्ट बना देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एपिसोड और एक नए एक्साइटिंग मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानिल हुसैन। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम पेन मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे अपने मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आमिर फुरकान साहब, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एज एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो कि आपका बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, खास तौर पे आज के दिन का, क्योंकि आपकी अपनी वर्कशॉप भी चल रही थी। सो एन न्यूज़ HD की टीम के हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक यू सर, सबसे पहले बात करेंगे आपके मेन कोर्स सब्जेक्ट के हवाले से, एनेस्थीसिया के हवाले से। तो हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि ज़ाहिर है आप एक डॉक्टर हैं और एनेस्थीसिया आपकी स्पेशलिटी है, तो किस तरीके से आपने MBBS के बाद क्या करना पड़ता है और किस तरीके से आपने इसको परसू किया? जी, शुक्रिया दानियाल। इसमें MBBS के बाद जैसे मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ फील्ड में होती है, वैसे ही एनेस्थीसिया की फ़ील्ड अब ग्रो करके ऐसे ही एक स्पेशलाइज्ड फील्ड बन गई है। और इसका मेन जो स्कोप है वो आप देखें तो हर सर्जरी के साथ ये जुड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई दुनिया की सर्जरी ऐसी नहीं है जो एनेस्थीसिया के बगैर हो सके। और आप सिंपली समझ सकते हैं कि कोई जागते हुए बंदा आपको अपना जिस्म काटने की इजाज़त तो नहीं देगा और पेन होती है। तो जैसे जैसे दुनिया में सर्जरी डेवलप हुई वैसे ही एनेस्थीसिया डेवलप हुआ, और अब एनेस्थीसिया डेवलप हो के इसके अंदर स्पेशलाइजेशन हो रही है, जिसमें हमारे मुल्क के अंदर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन जो है वो बाकायदा FCPS की ट्रेनिंग देता है 4 साल की। इसी तरह डिफरेंट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर MS MD का प्रोग्राम ये चल रहा है, 4 से 5 साल की वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब उसके बाद जो है ये उससे फर्दर ग्रो कर गया। जैसे हर स्पेशलिटी के अंदर जो बेसिक जैसे सर्जरी है उसके बाद आगे सर्जरी की ब्रांचेज निकल आई, ऐसे एनेस्थीसिया की भी आगे ब्रांचेज डेवलप हो गई, जिसमें कार्डियक एनेस्थीसिया है, जिसमें इंटेंसिव केयर है, शोबा इंतहाई निगहदाश्त, और उसके बाद पेन मैनेजमेंट, और अभी बच्चों की जो एनेस्थीसिया के हवाले से वो एक अलग फील्ड डेवलप हुई है, पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया। तो इस तरह से ये जो है एनेस्थीसिया का बैकग्राउंड है और इसकी जो हमारे मुल्क के अंदर अवेलेबल ट्रेनिंग है। अच्छा सर, बात करेंगे जैसे एक आम एनेस्थीसिया की बात की, कोई भी ऑपरेट है वो बगैर एनेस्थीसिया के नहीं हो सकता। अगर आपकी बात की जाए तो आप डेडिकेटेड कार्डिक एनेस्थीसिया में, कार्डिक हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है एक आम सर्जरी में और एक कार्डिक ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया में, क्या डिफरेंस? देखें, जो कार्डिक पेशेंट है उसका प्रॉब्लम ये है, देखें एक आम मरीज़ जो है उसकी किसी की टांग की सर्जरी होनी है, हर्निया की सर्जरी होनी है, उसका दिल ठीक है और दिल के साथ ही अटैच जो है वो फेफड़ों का सिस्टम है, तो वो ठीक है, उसमें हम एनेस्थीसिया देंगे, वो नॉर्मली अपना फंक्शन करेगा और उस प्रोसेस से गुजर जाएगा। जो कार्डियक एनेस्थीसिया है उसमें प्रॉब्लम ही उसके दिल का है। बिल्कुल। तो हमने उसके दिल की ग्राफ्टिंग करनी है। अब उसमें जो वो ग्राफ्टिंग का फेज़ है जिसको हम बाईपास सर्जरी कहते हैं, उस टाइम में उसके दिल ने बंद होना है, बिल्कुल बंद हो के मशीन पे जाना है। बिल्कुल। अब वो मशीन पे जाने से पहले का टाइम जो डिजीज़ हार्ट है, जिसके अभी जो है ना नालियाँ बंद है, उस बंद नालियों वाले दिल को कैसे एनेस्थीसिया में मेंटेन करना है कि वो फेलियर में भी ना जाए, उसका रिदम भी ना ख़राब हो, और उसके बाद जब उस पर ग्राफ्टिंग होगी और बंद होने के बाद दोबारा जब चलेगा तो फिर उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये कार्डियक एनेस्थीसिया इस वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर एक जो है ना सुपर स्पेशलिटी के तौर पे ये डेवलप हुआ कार्डियक एनेस्थीसिया, कि इसमें एक जनरल एनेस्थीसिया करने के बाद बंदा फिर फर्दर ट्रेनिंग करता है और फिर इसकी डिग्री मिलती है और फिर आप कार्डियक एनेस्थीसिया को डील करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, कार्डियक एनेस्थीसिया की बात हो रही है, ज़ाहिर आपने बताया कि दिल को ज़ाहिर आपने निकाल के बॉडी से हार्ट लंग मशीन में एक अलग मशीन में आप उसको पुट करते हैं, तो जितनी रीडिंग्स होती हैं, जैसे अब एनेस्थीसिया है जी, अब उसकी बात करें तो बंदा कितनी बेहोशी के आलम में है, तो उसको किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे होते हैं? कोई स्पेसिफिक डिवाइसेस होती हैं, किस तरीके से उसको? बिल्कुल, ये बहुत चीज़ें अब एडवांस होगी बहुत ज़्यादा। ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का
कि आप बेहोशी को कैसे मेजर करते हैं। एक जनरल कॉन्सेप्ट है जी, ज़्यादा नशा चला गया, कम नशा चला गया, तो ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर बड़ी सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं जो हमें डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया भी बता रही होती हैं, बॉडी के उसके ऊपर उसके इफेक्ट भी बता रही होती हैं। अब उसके लिए हम जिस्म के हर हिस्से को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अब नशे जो एनेस्थीसिया के दौरान जो ब्रेन का फंक्शन है उसको बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा होता है कि, और इसी तरह ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जा रहा होता है कि ब्रेन के फंक्शन को हम किस सतह पे ले आएँ कि वो बंदा बेहोश तो है लेकिन वो सुन रहा हो। अवेयरनेस अंडर एनेस्थीसिया के बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उसके लिए पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। ऐसे ही जो ब्रेन है उसको ऑक्सीजन जा रही है, यानी कि बेहोश तो है, और डेड और बेहोश में फ़र्क भी तो करना है, तो उसके लिए बाकायदा बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी उस पर डेवलप हो गई। इसमें नर्स है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीट्री कर रहे हैं हम, उससे हमें पता चल जाता है कि ब्रेन को कितनी ऑक्सीजन जा रही है, कितना उसका फंक्शन है, कितनी उसकी एक्टिविटी है। ऐसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मेजर कर रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर देखते हैं, उसका हार्ट रेट देखते हैं, उसकी जो हार्ट का रिदम है वो देखते हैं। ये पूरी एक रेंज है मॉनिटरिंग की जो अवेलेबल है, और हर मरीज़ के ऊपर हम उसको यूज़ करते हैं, और उसमें एग्जैक्टली हमें पता होता है कि पेशेंट इस वक्त किस प्लेन में है, उसको पेन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देख, जो बंदा बेहोश है वो तो नहीं बता सकता मुझे पेन होगी, लेकिन उसको पेन होती है। अब उसको भी अंडर एनेस्थीसिया मेजर करना कि वो सोए हुए जब वो कुछ नहीं कर सकता, तो उस वक्त वो पेन के प्रोसेस से तो नहीं गुजरा। इसमें बड़ी मूवियाँ भी बन गई कि जिसमें पेशेंट बेचारा सोया हुआ है लेकिन वो सुन रहा है और उसको दर्द हो रही है। तो अब उसके ऊपर ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड जो है वो मॉनिटरिंग अवेलेबल है, और वो सारी की सारी हम यूज़ करते हैं और उसी को लेके चलते हैं और उसी पे पेशेंट को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, ये सेड लाइन मॉनिटरिंग और O3 मॉनिटरिंग का जैसे आपने जिक्र किया, तो इसके मॉनिटर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ये दोनों मॉनिटरिंग चल रही हैं। सर, ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे, मेडिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग के हवाले से आप बहुत काम कर रहे हैं, मैंने अक्सर आपके स्टेटस वगैरह भी देखते हैं, और अभी भी जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी एक वर्कशॉप हो रही थी, तो उसमें आपका क्या ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं? जाहिर है कि आपकी तो कोर है एनेस्थीसिया, कार्डिक एनेस्थीसिया, मतलब यूथ के लिए क्या, नए यंग डॉक्टर्स के लिए क्या एक स्पेशलिटी चीज़ कर रहे हैं मुल्तान या इस साउथ पंजाब रीजन की अगर हम बात करें तो? देखिए, इसमें ना मेरा अपना स्पेशल इंटरेस्ट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग में, और उसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने आगे इसको परसू भी किया, इस पर डिग्री भी की मेडिकल एजुकेशन के अंदर MCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से किया, और उस बेसिक जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग की पूरी साइंस है उसको समझने की कोशिश की, और फिर उसको अप्लाई किया हमने। अब हमारी जो फील्ड है मेडिकल की, इसके अंदर नॉलेज है और स्किल है, ये दोनों का कम्बिनेशन है। अब इन दोनों चीज़ों को कैसे ट्रांसफ़र करना है अपने स्टूडेंट में, ये एक पूरी साइंस है जिसके ऊपर दुनिया ने पिछले जो है ना एक दो सदियों से बड़ा इस पर इंटेंसिव काम किया है कि नॉलेज और स्किल कैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अब उन कॉन्सेप्ट को जो इस वक्त जदीद ख़ास तौर पे पोस्ट कोविड ईरा में जो हमारे पास ऑनलाइन फैसिलिटीज़ डेवलप हुई, जिससे ये बाउंड्रीज़ ख़त्म हुई कि अब मैं यहाँ से बैठ के, मेरे स्टूडेंट कराची से, लाहौर से, सऊदी अरब से वो बैठ के वो हमारे उन कोर्सेज़ का हिस्सा बन जाते हैं। अब उनको हमने डिज़ाइन किया और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें लेके आए कि नॉलेज का सेगमेंट कैसे सिखाया जा सकता है, वो तो ऑनलाइन बड़ा ईजी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब उसमें स्किल का जो सेगमेंट था कि स्किल कैसे ट्रांसफ़र करनी है, कि जो हैंड्स ऑन वर्क है जिसको साइकोमोटर स्किल कहते हैं, उसके लिए हमने हाइब्रिड डिज़ाइन की है कोर्सेज़, और वो कोर्सेज़ उसमें ऑनलाइन जो कंपोनेंट है वो हम ऑनलाइन जो है थ्योरेटिकली थ्योरी बेस्ड कंपोनेंट को ऑनलाइन कवर कर लेते हैं, और जो उसका स्किल है उसके लिए डिफरेंट सेंटर बना के उस पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप अरेंज कर देते हैं। तो ये पूरा कम्बिनेशन उसको ट्रांसफ़र करता है। बाकी जो मैं अब खुद कर रहा हूँ अपनी इस टीचिंग और ट्रेनिंग में, उसमें मेरा फील्ड एनेस्थीसिया है, तो एनेस्थीसिया से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसी पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और इसमें स्पेशली रीजनल एनेस्थीसिया पे हमने काम किया है, और ये पाकिस्तान में हमारा एक पाइनियर प्लेस बन गई मुल्तान। सर, काइंडली ऑडियंस के लिए ना इसको भी ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें कि रीजनल एनेस्थीसिया क्या है, रीजनल ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनल एनेस्थीसिया ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, अगर आपने सपोज करें एक बंदा आया, फुटबॉलर था, फुटबॉल खेल रहा था, उसको चोट लग गई उसके बाजू पे, और उसकी सिर्फ जो है ना अंगूठे पे चोट लग गई। अब उसकी सर्जरी उसको करनी पड़ रही है, तो क्या अंगूठे की सर्जरी के लिए मुझे उसे मुकम्मल बेहोश करना चाहिए?
अब रीजनल एनेस्थीसिया डेवलप होने से पहले ये कॉन्सेप्ट था, अब उसे मुकम्मल बेहोश करना पड़ेगा। तो अब ये टेक्निक्स ऐसी डेवलप हो गई कि भाई मुझे उसके अंगूठे की सर्जरी करनी है तो क्यों ना मैं उतना एरिया ही सुन करूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक्स थी और इसमें हमें बड़ी हेल्प की जो इमेजेस डेवलप हुई, जिसमें इमेजिंग साइंसेस थी, जिसमें अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस थी, रेडियोलॉजी की, अल्ट्रासाउंड की जो है वो डेवलपमेंट थी, इसी तरह जो फ्लोरोस्कोप गाइडेड चीज़ें थी वो डेवलप हुई। उनकी डेवलपमेंट ने हमें बड़ा हेल्प किया कि अब हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि इस एरिए की जहाँ पे हमने सर्जरी करनी है उसकी नर्व सप्लाई क्या है, और उसी को ट्रेस करके उसी को सुन कर देते हैं। अब वो टेम्परेरीली 1-2 घंटे जितना हमें सर्जरी का वक्त दौरानिया चाहिए होता है उसमें उसको सुन कर देते हैं और वो आराम से सर्जरी है, वो मरीज़ हमारे साथ बैठा गप्पे लगा रहा है और सर्जन अपना काम कर रहा है। तो ये रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक थी कि जितना एरिया चाहिए उतना ही सुन किया जाए। तो इसके लिए ये एक नई स्किल थी। तो इसमें पाकिस्तान के अंदर पहले कुछ स्ट्रक्चर्ड काम नहीं हो रहा था, उसमें छोटी मोटी वर्कशॉप्स हो रही थी, तो हमने थ्रेड कोर्सेज शुरू किए। सही। ये स्पेशली आफ्टर कोविड हमने इस कॉन्सेप्ट पे मुल्तान से हमने इस पे काम शुरू किया और रीजनल एनेस्थीसिया सर्टिफिकेशन के नाम से एक कोर्स शुरू हुआ। उसके अभी हमारे 5 बैचेस कंप्लीट हो गए। आज भी उसी जो है बैच का हैंड्स ऑन सेशन था, तो वो हम बैठ के यहाँ से हमने किया, ऑनलाइन क्लासेस ली और उनको स्किल जो है वो हैंड्स ऑन डिफरेंट सेंटर पे बुला के सिखाया, जिसमें मुल्तान है, लाहौर में हम घुरकी में सेंटर बनाते थे, अब भी वो उसमें वो करवाएंगे वर्कशॉप, इसी तरह पिंडी में, कराची में, पेशावर में, डिफरेंट सिटीज़ में, और उस सब को कोलैबोरेट करके हमने इस चीज़ को डेवलप किया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग में मेरी अपना एक इंटरेस्ट था और उसको मैंने इसमें अप्लाई किया, जिससे आज स्टूडेंट सीख रहे हैं। और उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा THQ DHQ पे बैठा हुआ स्टूडेंट जिसकी मोबिलिटी कि वो आए और बाकायदा 2 साल के लिए सीखे, उसके लिए इजी हो गया कि वो उसको वहीं बैठे हुए ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, उसका नॉलेज सेगमेंट वहाँ से वो गेन कर रहा है और उसके बाद जो है वो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आता है 2 दिन के लिए और हैंड्स ऑन सेशन करके अपने रिफ्लेक्सेस डेवलप कर रहा है। और उसका इस वक्त ये डिफरेंस क्रिएट हुआ कि DHQ खानेवाल में, पाकपतन में, विहाड़ी में बैठे हुए लोग यही काम कर रहे हैं कि जिसके लिए पहले वो मुल्तान में, लाहौर में लोग पेशेंट को रेफ़र करते थे, अब उन्होंने खुद ही अल्ट्रासाउंड ले लिए, वहीं बैठे वो ये रीजनल ब्लॉक्स लगा रहे हैं। बुज़ुर्ग है बेचारा, एक उसकी टांग जो है टूट गई, वो कोई जनरल एनेस्थीसिया के लिए फ़िट नहीं है, वही एक लड़का जिसने सीखा है वहाँ पे उसको वो ब्लॉक लगा देता है और उसके साथ उसका सर्जरी हो जाती है। तो ये उसका डिफरेंस क्रिएट हो गया, ये जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग का इम्पैक्ट है और अगली जनरेशन तक ये शिफ्ट होना शुरू हो गया। ज़बरदस्त। नाजरीन, अपने आज के गेस्ट डॉक्टर आमिर फुरकान साहब से ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, कुछ लाइट क्वेश्चंस होते हैं, हमारा एक सेगमेंट है ब्रेक के बाद। सही। फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में असल में ये जो सारे शौक इकट्ठे हुए हैं ना, फ्री टाइम भी उन्हीं में ही लग जाता है। वैसे ट्रेनिंग का शौक जिसको लग जाता है ना, वो फ्री टाइम में भी इसी काम में लगा रहता है। उसमें मेरी बेसिकली ना जो सोशलाइजेशन है वो इसी में भी होती है कि आप टीचिंग एंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिल रहे हैं, तो उसमें भी होती है। और उसके अलावा भी कोई टाइम मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता है कि नौजवानों के साथ बैठें और सोशल इश्यूज पे मतलब अभी भी आपको अच्छा लग रहा है कि आप एक नौजवान के साथ ऐसे ही है, तो उनके साथ सोशल इश्यूज पे बात करें। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू मुझे फील होता है वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर नहीं सोचती, वो इंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें इतने हम आगे चले गए कि आज हम किसी सीरियस चीज़ पे नहीं सोचते। देखिए बहुत बहुत बड़ी इस वक्त प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, लेकिन हमने कभी उस पर गौर नहीं किया। तो मुझे वो उस चीज़ पे अच्छा लगता है कि ऐसे आपने स्पेशलिटी की बात की, अभी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद थे, वो मेमोरी ट्रेनर हैं। अच्छा। अब उनका काम है कि आपने मेमोरी को किस तरह से शार्प करना है। ज़ाहिर है, देखें कोई मसल्स है ना, आपने अगर मसल्स अपने अच्छे करने हैं तो आप उसको एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह वो आपके दिमाग की एक्सरसाइजेज कुछ इस तरह की उनके पास हैं और उन्होंने करवाई भी हमें, जिससे वाकई में लगा कि यार ये देखिए इस तरह के सीरियस टॉपिक्स छोड़ के हम एक तरबूज के पीछे पड़े हुए हैं आजकल। हाँ वो तो ऐसा ही है। वो तो बिल्कुल ऐसा है कि नहीं है कि तरबूज के पीछे देखें उससे बड़े हमें इस वक्त सोशल चैलेंजेस दरपेश हैं
कभी एज ए नेशन हमने बैठ के सोचने की कोशिश की है कि हम कहाँ खड़े हैं, कि वो चिल तो कर रहे हैं और टाइम भी गुजरता ही जा रहा है। वैसे मुल्तान के जो लोग हैं मेरे ख्याल में वो इस वक्त इतने ज़्यादा चिल नहीं कर रहे सर। हाँ वैसे गर्मी काफ़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई। बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा सर, बात करेंगे खाने की, क्योंकि अभी मुल्तान की बात हो रही है, चिलनेस की बात हो रही है, गर्मी की बात हो रही है, तो खाने में क्या पसंद है सर? अच्छा वैसे ना ये इस क्वेश्चन पे कभी मैंने गौर नहीं किया कि मुझे कौन सी चीज़ खास पसंद है, लेकिन जो भी अच्छा हो वो खा लेता हूँ। देसी या पिज़्ज़ा या इस तरह की फास्ट फूड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? नहीं वैसे तो देसी अच्छा लगता है, मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई वगैरह ये जो अच्छी जगहों से बनी है तो वो अच्छी अट्रैक्ट करती है कि वो बंदा खाए। बाकी फास्ट फूड भी आज की दौर की रियलिटी है, उसको आप साइड पे नहीं कर सकते, तो वो अट्रैक्ट करती है। तो डेफिनेटली उस पर भी आपका टेस्ट बर्ड जो है, जैसे आप मेमोरी की बात कर रहे थे, तो टेस्ट बर्ड उस पर भी ट्रेंड हो जाते हैं, तो वो भी चीज़ें हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिक नहीं है मेरी लाइकिंग है, मैंने यही खाना है, जो मिल जाए, जो अच्छा मिल जाए वो जो खा अच्छा मिल सकते हैं। जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी एक कोटेशन, कोई एक ऐसी हदीस, कोई ऐसी बात जिसका आपका लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट हो कि यार ये पढ़ने के बाद ना मेरी लाइफ बड़ी चेंज हुई है? देखें, ये जो है ना एक कोटेशन है कि खुदा परस्ती का लाजमी नतीजा इंसान दोस्ती है। ये हज़रत शाह वली मुहद्दिस देहलवी की ये कोटेशन। अब इस पे गौर करें, मैंने तो जब भी किया मुझे लगा कि मैं एक खुदा परस्त बिलीवर हूँ, मेरे में और नॉन बिलीवर में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब वो क्या शक्ल सूरत का होगा कि इस ख़ास शक्ल का बंदा ऐसा होगा, इसका इस रिलीजन से तल्लक है, या मेरे सोशल रिलेशनिंग पे भी उसका कोई फ़र्क पड़ता है। तो वो मैं जब इस पे गौर करता हूँ ना कि खुदा परस्त वही है जो इंसान दोस्त है, कि जिसकी खुदा परस्ती उसमें इंसान दोस्ती नहीं पैदा करती। ये शाह साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, तो इसका मुझे फील होता है कि काफ़ी असर है। और इसकी अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो सबसे बड़ी मिसाल अब्दुस्तार ईदी साहब हैं, लेकिन ये हम इसको कोट कर सकते हैं। इस तरह के लोग हैं, और ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि अगर आप अल्लाह की राह पे चलना, हकूकुल बात हो हकूकुल्लाह फिर वो माफ़ कर देगा, लेकिन हकूकुल इबाद जो हैं वो कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आप समझते हैं कि यार ये तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग वैलिड पॉइंट है, जिससे बंदा सीवी में भी लिख देता है कि जी हम तो वैसे ही लिख देते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या कोई क्रिकेटर अच्छा है तो वो लिख देता है, तो ऐसा कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिस पे आप? मैं खुद फील करता हूँ ना, वो ये है कि मैं एक ज़िद्दी आदमी हूँ। अब ज़िद्दी इस सेंस में कि जो मैं तय कर लेता हूँ फिर मैं करता हूँ। कंसिस्टेंसी इन लाइफ, ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी इन लाइफ कि आपने छोड़ना नहीं है। छोटी एफर्ट्स बड़ी एफर्ट बन जाती हैं, तो उस सेंस में मुझे लगता है कि वो उससे काफ़ी दफ़ा मैंने अच्छे रिजल्ट अचीव किए हैं कि लगे रहें। जब लगे रहते हैं तो आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा मैसेज भी हमारी यूथ के लिए कि आप ज़िद्दी हों इन सेंस, पॉजिटिव सेंस में, और उसके बाद कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की, कि आप उसको रेगुलर करते रहें, और करते रहेंगे तो आप एट द एंड अपना जो गोल है आप अचीव कर लेंगे। अच्छा, अच्छी चीज़ की तो बात हो गई, इसी तरह कोई एक ऐसी आपकी पॉइंट जो यार इसको मैंने यार चेंज करना है, आमिर जब अकेला बंदा बैठा हो, यार आमिर इसके ऊपर वर्किंग करनी है, ताकि हमारी जो सुनने वाले, हमारी जो ऑडियंस है वो भी, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो कि यार हम भी अपने अंदर झांकें और अपने अंदर जो भी एक खामी है या जो कमी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। ये वैसे मुश्किल काम होता है अपनी खामी पहचानना। दूसरों की तो आप जितनी कहेंगे लिस्ट बना लेंगे हम, तो अपनी खामी पहचानने में ये तो हमारा सर कौमी फ्रीज है ना, दूसरों की लिस्ट बना देना। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा यूं समझ लें कि रिएक्शनरी हो जाता हूँ मैं। यस, थोड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे इंस्टेंट उसमें। आज के दौर में जो है ना, वो कहते हैं लोग कि हिकमत से काम लें। कि कुछ जगहों पे आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी वाली पॉलिसी अपनाएं। हाँ, वो डिप्लोमेटिक होने का मतलब शायद यही लिया जाता है। तो वो मुझे सम टाइम लगता है कि मेरी इस हैबिट की वजह से मेरे इर्द गिर्द मुझे मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो मेरा रिस्पांस होता है कि अगर एक चीज़ मुझे गलत लगी है तो फिर मैं रिस्पांस दे देता हूँ। वो बाज़ औक़ात अनइंटेंशनल होता है, और जो है ना, जितनी मैं कोशिश करूँ कि यार मैं इसको बर्दाश्त कर जाऊँ,
हालांकि बर्दाश्त कर जाऊं तो शायद उससे ज़्यादा फ़ायदा ही हो जाए ऐसे ही है। लेकिन वो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, और मैं सम बैठ के यही सोचता हूँ अगर या मैं इसको कंट्रोल कर लूँ तो शायद ज़्यादा आसानी हो अच्छा जाए। सर, ये चीज़ आपकी और मेरी कदर मुश्तरक है। मैं कल ही अपनी बेगम के साथ बैठा हुआ था और मैं उसको यही कह रहा था, उसके अंदर ये बड़ी एक अच्छी उसकी खूबी कह लें मेरे पर्सपेक्टिव से, कि वो सुन लेती है और बिल्कुल नो रिएक्शन। और मेरा भी ये एक अनइंटेंशनल रिएक्शन होता है कि कोई चीज़ अगर गलत हो रही है मेरे हिसाब से, तो फ़ौरन से पहले एक ब्लंट सा जो है ना वो मेरे मुंह से जो भी रिएक्शन है वो निकल जाता है। अच्छा सर, बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे वापस आएंगे। पेन मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया की बात हो रही थी, तो एनेस्थीसिया को तो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया। अब हम आते हैं पेन मैनेजमेंट पे। पेन मैनेजमेंट का एक तो आप मुझे किस्सा सुनाएंगे जो आपने कुछ दिनों पहले सुनाया था, वो वाला, और देन हम नेक्स्ट पे आएंगे। हाँ, बहरहाल उसमें नाम तो नहीं लेंगे जी क्योंकि जी, नाम पेशेंट की बेशक ना लें, सिक्रेसी जो पेशेंट है वो बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्कुल होती है। बिल्कुल। तो बहरहाल उसमें ये था कि मुल्तान में हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी फैमिली है, उनके ही मेंबर थे, तो उनको पेन कैंसर था, और कैंसर भी जो है वो इसका जो क्या कहते हैं हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक है, पेंक्रियास का कैंसर था। तो उन्होंने ट्रीटमेंट करवाई पूरी दुनिया से जहाँ पे असेसिबल था वो गए, तो अल्टीमेटली वो एंड अप इस पे हुए कि अब उनको पिलिएटिव केयर चाहिए, कि बस हम उनकी जो सिम्टम है उसी की केयर करें, शायद हम उनको पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। तो अब उनको सीवियर पेन होता था, और ये कैंसर पेन ऐसा पेन है जिनकी फैमिलीज में उन्होंने अगर उसको एक्सपीरियंस किया तो वही बता सकते हैं कि ये बहुत शदीद पेन होता है। तो अब वो उस फेज़ में आ गए, तो उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई पेन की। अब मुल्तान में जितने पेन स्पेशलिस्ट थे, डेफिनेटली ऐसी फैमिली थी कि सबको उन्होंने एंगेज कर लिया। अब उसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकला कि उनकी पेन ट्रीट करते हुए, देखें जब पेन ट्रीट करेंगे तो अब हम एनेस्थीसिया में भी पेन ट्रीट कर दें बिल्कुल, तो पेशेंट बेहोश भी तो हो जाता बेहोश हो है। जाता तो वही सारी टेक्निक्स यूज़ हुई, वो पेशेंट टोटली अनकॉन्शियस बेहोशी और के आलम में चला गया। वेंटिलेटर पे, और खुराक के लिए उसको जो है ना पेट से नाली निकाल दी, वहाँ से खुराक देते थे। तो अब पेशेंट ज़िंदा तो है, पेन भी उसकी रुकी हुई है, लेकिन ना वो कम्युनिकेट कर रहा है, ना खुद खा रहा है, ना खुद पी रहा है। अब फैमिली के लिए सबसे बड़ा ये डिलेमा था कि भाई वो ज़िंदा तो हैं, ये जो उनके आखिरी दिन ही हम मान लें तो कम से कम वो हमारे साथ कम्युनिकेट तो करते। तो विद रेफरेंस ऑफ ओवर कम्युनिटी वो मेरे पास रेफ़र हुए, तो उनमें हमने ये रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक्स जो है ना वो यूज़ की। उनको हमने रीजनल ब्लॉक लगाया, उसका नतीजा ये निकला कि उनकी पेन कंट्रोल हुई, वो कॉन्शियस हो गए, कि वो जो दवाइयाँ चल रही थी उनकी वजह से जो बेहोशी का अमल था वो तो ख़त्म हो गया, और वेंटिलेटर से उतार लिया। उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, घर शिफ्ट हो गए। उस प्रोसीजर के बाद वो कोई 5 हफ्ते ज़िंदा रहे, एंड उन्होंने अपनी पूरी कॉन्शियस लाइफ गुजारी। बच्चों के साथ मैं घर में भी विज़िट करता था, हंसी खुशी तो और वो अपने पोते पोतियों के साथ मिल रहे होते थे। तो फैमिली उस मामले में बड़ी सेटिस्फाई थी कि ज़िंदगी तो जो भी है, जाहिर है वो एक बात, लेकिन एटलीस्ट वो हमसे कम्युनिकेट तो कर रहे थे। तो ये पेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें अब पेशेंट को जब कोई चीज़ हेल्प नहीं कर रही तो फिर एक पेन स्पेशलिस्ट आपको उस जो है ना सिनेरियो में हेल्प कर सकता है। तो ये एक स्टोरी थी जो आपसे ये और नाजरीन, ये इस स्टोरी से लिंक एक स्टोरी जब सर ने मुझे ये बताया और जब मेरी डिस्कशन हो रही थी पेन मैनेजमेंट के हवाले से, तो मेरे वालिद साहब का 1 महीने पहले इंतकाल हुआ है। ही इज़ ऑल्सो कैंसर पेशेंट। और आप यकीन करें कि आखिरी जो 1 से 2 वीक्स थे, लंग्स में सर सीवियर पेन, और वो खुद कहते थे कि यार मेरा सिर्फ ना इस दर्द को ख़त्म कर दो। और हमने इतनी हैवी पोटेंसी की पेन किलर, टेपेंटो, टोनोफ्लेक्स, तो वो दे दे के हम बिल्कुल बेबस हो गए थे कि यार इसको किस तरीके से हम मैनेज कर पाते। और माइट भी अगर उस वक्त हमें इस चीज़ का पता होता तो जो भी उनके ज़ाहिर कैंसर का एक पेशेंट तो था, उनके लंग्स का मसला था, लेकिन जो भी वक्त था वो बड़ा पुरसकून, जैसे भी आपने उनका बताया, तो वो गुजर सकता था। तो ऑडियंस, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फील्ड है पेन मैनेजमेंट की। अगर कोई ऐसा बंदा जो सुन रहा है जो खसूसी तौर पे कैंसर पेशेंट, क्योंकि उनको बहुत सवियर पेन होता है, बहुत सवियर, तो वो कंसल्ट कर सकता है और वो इस हवाले से उस रीजनल एनेस्थीसिया के जैसे आपने बात की उसको ब्लॉक कर देते हैं और वो बंदा अपना ईजीली अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको जी सकता है।
सर ट्रेनिंग के हवाले से बात करेंगे, आपने एक फर्म भी बनाई हुई है जिसमें आप ये सारा कुछ ट्रेनिंग और इस तरह उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को, ताकि जो हमारी यूथ और हमारे जो यंग डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं वो कांटेक्ट करके उससे से ज़्यादा जो है ना फ़ायदा उठा सकें। जी जी, उसमें देखें असल में पहले भी बात हुई, मेरी अपने जो स्पेशल इंटरेस्ट है मेडिकल एनेस्थीसिया वो तो है ही, जो स्पेशल इंटरेस्ट है आगे वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग था। तो उसमें जब हमने परसू किया तो रिसर्च में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि उसमें हम नई चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो सोचता है बंदा उसको रियलिटी पे एनालिसिस कर सकता है। तो उसको करते करते हम इन द एंड एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच गए कि क्यों ना हम अपना ही रिसर्च जर्नल जो है वो इस्टेब्लिश कर दें। जब हमने उस पर वर्किंग शुरू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि जो रिसर्च जर्नल हैं उनको एक्रीडेट करवाने के लिए जो एक्रीडेशन बॉडीज़ हैं, HEC है, PMDC है, उसके लिए दो पाथवे हैं। या तो वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होगा या फिर आपको अपनी फर्म बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे वो SCCP से आपको रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी। तो अब कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो जर्नल हैं वो उस पर काम कर रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके अपने मसले मसाइल हैं कि जो हमारे जैसा बंदा जो अपने आइडियाज़ पे काम करना चाहता है, जब आप उसको गवर्नमेंट चैनल के अंदर डालेंगे ना तो वो आइडिया मर जाता है। ऐसे ही है, तो फॉर्मेलिटी पूरी होती है, जीने नहीं देते, फिर लेग पुलिंग बहुत है, पॉलिटिक्स बहुत है। तो हमने उससे बचने का यही रास्ता ढूंढा कि भाई अपनी फर्म रजिस्टर्ड करा लो। तो मिड टीच के नाम से हमने ये फर्म रजिस्टर करवाई। फिर जब रजिस्ट्रेशन उसकी हो गई, हमने उस अब अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से एफिलिएटेड जर्नल जो है वो मेडिकल जर्नल ऑफ साउथ पंजाब HEC से एक्रीडेट हो गया, बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ से उसकी एक्रीडेशन हो गई, एक अच्छी स्कोरिंग पे जा रहा है। तो उसके साथ फिर ये हुआ कि हम उसी फर्म के ऊपर हमने रिसर्च ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब रिसर्च का बेसिक जो मीडियम था वो नॉलेज ट्रांसफ़र था, तो वो तो ऑनलाइन मीडियम में बहुत ज़बरदस्त हो सकता था। तो उसके लिए अब हमने थ्रेड कोर्सेज किए, 6-6 महीने का, साल का कोर्स उस पर शुरू किया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ एफिलिएशन हमने ली, उनके थ्रू सर्टिफिकेशन भी देना शुरू कर दी। और फिर ये जो मेरी एनेस्थीसिया, पेन और इसकी जो ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स थी, जो कोर्सेज थे, वो भी उसके अंडर उसी अम्ब्रेला में आ गए। तो इस तरह से ये फर्म डेवलप हो के आगे जो है ना अब तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूँ समझ लेंगे एक तगड़ा दरख्त बन गई है। सर बेस्ट ऑफ लक, हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। और आप जैसे यंग लोग अगर इस चीज़ पे काम करेंगे तो हमारी यूथ के लिए, जो मज़ीद हमारे यंग डॉक्टर्स आ रहे हैं या जो यूथ आ रही है, तो उसके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगा। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए। सर एंड में हमारी यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर यूथ के लिए मैसेज यही है कि ज़िंदगी में ना शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है। ज़िंदगी में दो चीज़ें हैं जो मैंने अपने तौर पे सीखी हैं कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी। कि अगर आप मेहनत अपने आप को इस चीज़ पे एग्री कर लेंगे भी मैंने मेहनत करनी है और फिर मुसलसल करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बाकी रेजिस्टेंस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बिल्कुल ऐसे। अब उसकी तो सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि बगैर रेजिस्टेंस के तो आप चल नहीं सकते, ऐसे ही ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपको आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये दो एलिमेंट अगर आप में आ गए ना कि आप मेहनत करते हैं, उससे नहीं भागते और कंटिन्यूस करते हैं। ये नहीं है कि 2 हफ्ते काम कर लिया फिर सो गए, कंटिन्यूस काम। आप जो अपना प्लान करते हैं थोड़ा थोड़ा करें, करते रहें। ये दो चीज़ें अगर हम आज हमारा कोई भी नौजवान समझ लेता है तो फील्ड दुनिया में कोई अच्छी बुरी नहीं है। बिल्कुल मेरे हिसाब से यहाँ भी होता है ना, सर बताएं अच्छी फील्ड कौन? दुनिया की हर फील्ड अच्छी है। जिस फील्ड में ये दो चीज़ें अप्लाई कर लोगे ना, उसका नतीजा आप देखोगे कि आप बहुत ऊपर खड़े हो और लोग आपको एग्जाम्पलीफाई करेंगे, यार ये देखो ये इस फील्ड का कमाल का आदमी है। तो यूथ को यही है कि सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ होगा, जिसमें हमने एनेस्थीसिया, पेन मैनेजमेंट और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने स्टोरी को कवर किया। और ख़ास तौर पे हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम एनेस्थीसिया को मैयर कर सकते हैं। इस तरह की मॉनिटरिंग है, रीजनल एनेस्थीसिया की बात की, रीजनल ऑक्सीमीट्री की बात की, और इस हवाले से तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने भरपूर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिएगा मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। एक नए एपिसोड और एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।